दोस्तों, मेरे जीवन की इस असली कहानी में आपका स्वागत है। कहानी के अंत में वही सब हो गया था ट्रेन में जो आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि आप दिल से मुझसे जुड़े रहे। कहानी के अंत में जेठ जी ने वो सब कर दिया था। आइए शुरू करती हूँ। आज का दिन मेरे जीवन की एक नई शुरुआत का दिन था, क्योंकि मुझे अपने पति आरिफ के पास हमेशा के लिए मुंबई जाना था। आरिफ वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में दिन रात मेहनत करके नौकरी करते थे और पाई पाई जोड़कर हमारे भविष्य को संवारने में लगे थे। अगर पूरी तरह सच कहूँ तो आरिफ स्वभाव के बहुत अच्छे, सीधे साधे और वफादार इंसान थे, लेकिन रूप रंग और शारीरिक बनावट के मामले में वो थोड़े सांवले और कम सुंदर थे। वहीं दूसरी तरफ कुदरत ने मुझे बड़ी फुर्सत से तराशा था, हर अंग को बड़ी बारीकी से संवारा था। मेरा नाम शहनूर है और पूरे गांव के लोग दबी जुबान से मेरी खूबसूरती की तारीफ करते कभी नहीं थकते थे। एकदम भरा हुआ सुडौल शरीर, बिल्कुल साफ गोरा रंग और सुराही जैसी पतली और लचकदार कमर। जो भी मुझे एक नज़र देखता बस देखता ही रह जाता था। मेरी सासू माँ को मेरी इस बेपनाह खूबसूरती और सीधेपन की हमेशा बहुत फिक्र सताती रहती थी। आरिफ काम की व्यस्तता के कारण खुद गांव आकर मुझे लेने नहीं आ पा रहे थे, इसलिए सासू माँ ने बहुत सोच समझकर ये तय किया कि मेरे जेठ जी, जिनका नाम रिजवान था, मुझे अपनी देखरेख में ट्रेन से मुंबई सुरक्षित छोड़ आएंगे। जेठ जी यानी रिजवान जी अपने छोटे भाई आरिफ से बिल्कुल अलग और जुदा थे। एकदम लंबा चौड़ा गठीला कद, जिम जाने वाले लड़कों जैसा सुडौल और कसरती बदन, तीखे नैन नक्श और चेहरे पर एक अलग ही मर्दानी कशिश और आकर्षण था। घर की दहलीज पार करते समय सासू माँ ने बड़े ही गंभीर और भावुक स्वर में रिजवान जी का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, रिजवान, शहनूर को अपने साथ लेकर मुंबई जा रहे हो तो अब से इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। तुम तो जानते ही हो कि मुंबई जाने वाली ट्रेनों में कितनी भयंकर और जानलेवा भीड़ होती है। सफर के दौरान इसका हाथ हमेशा कसकर पकड़े रहना, कहीं ये इस भारी भीड़ में फिसलकर गिर ना जाए या फिर तुम्हारा हाथ इससे छूट ना जाए। इसे हर हाल में अपने बिल्कुल पास ही बिठाना और पूरी तरह हिफाजत के साथ आरिफ के पास छोड़कर आना। रिजवान जी ने अपनी गहरी आंखों से मुस्कुराते हुए सासू माँ की तरफ देखा और पूरी तसल्ली देते हुए कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत करो अम्मी, शहनूर की हिफाजत और आराम में कोई कमी नहीं आएगी। मैं इसे बहुत संभाल कर और सुरक्षित लेकर जाऊंगा, आप बस दुआ कीजिए। मैंने अपने लंबे घूंघट की ओट से चोरी छिपे जेठ जी की तरफ देखा। उनकी गहरी और नशीली नजरें सीधे मेरी सुराही जैसी कमर और चेहरे पर टिकी हुई थीं। उनके चेहरे की वो धीमी सी मुस्कान और आंखों की अनोखी चमक देखकर मेरे दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो गई और बदन में एक अजीब सी सहरन दौड़ गई। हम दोनों भारी मन से और दिलों में कुछ नए अनकहे अरमानों को दबाए हुए स्टेशन की तरफ निकल पड़े। जब हम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो वहां का भयंकर नज़ारा देखकर मेरे पैर वहीं के वहीं ठिठक गए। चारों तरफ यात्रियों का एक असीम हुजूम और समंदर उमड़ा हुआ था। जैसे ही हमारी ट्रेन तेज आवाज के साथ प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, जनरल और स्लीपर कोच के तंग दरवाजों पर मानो जिंदगी और मौत की जंग छिड़ गई। हर कोई एक दूसरे को बेरहमी से धक्का देकर अंदर घुसने की पागलों जैसी कोशिश कर रहा था। भीड़ का यह हिंसक रेला और शोर शराबा देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई और पीछे हटने लगी। तभी रिजवान जी ने सासू माँ की नसीहत का मान रखते हुए तुरंत आगे बढ़कर मेरा नाजुक हाथ अपनी मजबूत हथेलियों में थाम लिया। उनकी मजबूत और मर्दानगी से भरी उंगलियों की पकड़ ने मुझे एक पल के लिए अंदर तक से हरा दिया। जैसे ही हम कोच के बिल्कुल संकरे दरवाजे के पास पहुंचे, धक्का मुक्की और ज्यादा बढ़ गई। तभी रिजवान जी ने भीड़ के इस बेहतरीन मौके का पूरा फायदा उठाते हुए मेरे कान के बिल्कुल पास अपना चेहरा झुकाया और बेहद मध्यम मगर हौसले भरी आवाज में कहा, शहनूर, बिल्कुल डरो मत और ना ही घबराओ। मैंने तुम्हें बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। तुम बस आंखें बंद करके अंदर की तरफ चढ़ने की कोशिश करो। अगले ही पल पीछे से आने वाले भारी धक्कों से बचाने के बहाने रिजवान जी ने अपना बड़ा चौड़ा और बेहद गर्म हाथ सीधे मेरी सुराही जैसी पतली त्वचा को छूती हुई कमर पर रख दिया। जैसे ही उनकी गर्म हथेलियों का सीधा स्पर्श मेरी नाजुक कमर पर हुआ, मेरे पूरे बदन के रोए खड़े हो गए और रीढ़ की हड्डी में एक मीठा सा करंट दौड़ गया। उन्होंने मेरी पतली कमर पर अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत किया
और मुझे पूरा सहारा देते हुए धीरे से ट्रेन के ऊंचे पायदान पर चढ़ा दिया। ट्रेन के अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं थी और उस बेहद तंग और घुटन भरे गलियारे में रिजवान जी का विशाल और सुडौल कसरती शरीर पूरी तरह से मेरे पीछे सट गया था। मुझे उनकी तेज और गर्म सांसें अपनी गर्दन और कानों पर साफ महसूस हो रही थी, जिससे मेरा पूरा वजूद पिघलने लगा था। ट्रेन के उस डिब्बे में पैर रखने की जगह नहीं थी। ऐसे में बैठना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन रिजवान जी ने आसानी से हार नहीं मानी। वो अपनी चौड़ी छाती से भीड़ को चीरते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे और किसी तरह एक बैठने वाली सीट पर थोड़ी सी जगह ढूंढ ही ली। लेकिन वो जगह इतनी ज्यादा कम थी कि वहां केवल एक ही इंसान किसी तरह समा सकता था। रिजवान जी उस जगह पर बैठ गए और फिर उन्होंने अपनी मध्यम आंखों को उठाकर सीधे मेरी तरफ देखा। डिब्बे के तेज झटकों और मुसाफिरों के भारी दबाव के बीच उन्होंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, शहनूर, इस तरह इतनी लंबी दूरी तक खड़े रहने से तुम बहुत बुरी तरह थक जाओगी और इस भारी भीड़ में तुम्हें चोट भी लग सकती है। एक काम करो, तुम बिना संकोच किए सीधे मेरी जांघ पर ही बैठ जाओ। मैं एक पल के लिए लोकलाज के कारण झिझकी, लेकिन दिल के किसी गहरे और अंधेरे कोने में एक अजीब सी दबी हुई चाहत अचानक जाग चुकी थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ में अपनी पलकें झुका लीं और धीरे से उनकी मजबूत जांघ पर बैठ गई। जैसे ही मैं उनकी जांघ पर बैठी, ट्रेन के एक तेज झटके से संतुलन बिगड़ने के बहाने रिजवान जी ने फिर से अपनी दोनों मजबूत और भारी बाहें मेरी सुराही जैसी कमर के चारों तरफ कसकर लपेट लीं। उन्होंने बड़ी चतुराई से मुझे अपनी तरफ थोड़ा और खींचा और उठाकर अपनी जांघ पर बिल्कुल ठीक से व्यवस्थित करके बिठा लिया ताकि मुझे कोई असुविधा न हो। अब हमारे बीच की बची खुची सारी दूरियां और मर्यादाएं पूरी तरह खत्म हो चुकी थीं। ट्रेन की हर छोटी बड़ी करवट एंड झटके के साथ हमारा शारीरिक संपर्क और ज्यादा गहरा और अंतरंग होता जा रहा था। रिजवान जी ने अब धीरे धीरे अपनी उंगलियों से अपना हाथ मेरी चिकनी पीठ पर फेरना शुरू कर दिया था। उनका वो जादुई हाथ कभी मेरी पूरी पीठ पर तैरता तो कभी प्यार से सहलाते हुए मेरी संवेदनशील गर्दन को छू जाता था। भीड़ का मुकम्मल बहाना बनाकर उन्होंने अपना पूरा मुंह मेरी गर्दन के बिल्कुल पास सटा दिया था, जिससे उनकी हर सांस मुझे मदहोश कर रही थी। इसी भारी उथल पुथल और धक्कों के बीच मानो गलती से और अनजाने में उनका बड़ा हाथ कुछ ऐसी संवेदनशील जगहों पर भी बार बार लग गया जहां आमतौर पर जेठ का हाथ नहीं लगना चाहिए था। उन्होंने अपनी आवाज को बेहद धीमा करते हुए सीधे मेरे कान में फुसफुसाया, कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है ना शहनूर? मैंने अपनी झुकी हुई पलकों को और नीचे कर लिया और अपनी कांपती हुई बेहद धीमी आवाज में कहा, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सच तो यह था कि मुझे भी उनके इस मर्दाने स्पर्श में एक अनजाना, असीम और अद्भुत मजा आ रहा था। मुझे उनके हर एक इरादे और हर एक हरकत का पूरा पूरा एहसास था। मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी कि यह सब सिर्फ कोई गलती या भीड़ का अचानक लगा धक्का नहीं था, बल्कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा था। लेकिन मैंने भी अपनी तरफ से जानबूझकर बिल्कुल अनजान और नासमझ बने रहने का एक सुंदर नाटक किया। मैं बस उस सुखद, गर्म और नशीले एहसास के दरिया में बिना किसी संकोच के बहती चली गई। सफ़र अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और बाहर फैला घना अंधेरा और गहरा होता गया। घने अंधेरे को चीरती हुई ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। रात ढलने के साथ ही डिब्बे की मुख्य लाइटें मध्यम कर दी गईं और यात्रियों का शोर शराबा भी धीरे धीरे पूरी तरह शांत होने लगा था। रात के करीब 3 बजे जब कुछ बड़े स्टेशनों पर बहुत सारे मुसाफिर उतर गए तो ट्रेन का वो डिब्बा काफ़ी हद तक खाली और शांत हो गया। तभी हमारी किस्मत से ठीक सामने वाली एक लंबी सोने वाली स्लीपर सीट पूरी तरह से खाली हो गई। रिजवान जी ने एक राहत की लंबी सांस ली और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस आरामदायक सीट पर ले जाकर बिठा दिया। लेकिन हमारी यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि कुछ ही मिनटों के बाद जिस सीट पर रिजवान जी आराम से बैठे थे, उसका असली रिजर्वेशन टिकट वाला यात्री वहां आ पहुंचा। उसने रिजवान जी को बहुत कड़े शब्दों में टोकते हुए वहां से तुरंत उठा दिया। अब उस पूरे डिब्बे में कोई और दूसरी सीट बैठने या सोने के लिए खाली नहीं बची थी। रिजवान जी बिल्कुल बेबस होकर रात भर खड़े रहने के लिए तैयार होने ही वाले थे कि मैंने अपनी सीट पर थोड़ा सा पीछे खिसक कर उनके लिए पर्याप्त जगह बनाई।
मैंने अपनी आंखें उठाकर उनसे बहुत धीरे से कहा, यहाँ जगह थोड़ी कम है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम दोनों इस एक ही सीट पर आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। रिजवान जी के चेहरे पर मेरी यह बात सुनकर एक बेहद संतुष्ट, गहरी और विजयी मुस्कान तैर गई। वह बिना एक पल की भी देरी किए उसी संकरी और तंग सीट पर मेरे बिल्कुल बगल में लेट गए। वो सीट इतनी ज्यादा संकरी थी कि हम दोनों को एक दूसरे की तरफ ही करवट लेकर अपने पैरों को सिकोड़कर बिल्कुल सिमट कर सोना पड़ा। सोते समय उनकी चौड़ी सुडौल छाती मेरी पूरी पीठ से बहुत मजबूती से सट गई थी और उनकी एक भारी बांह स्वाभाविक रूप से मेरी पतली सुराही जैसी कमर को पूरी तरह घेरे हुए थी। उस ठंडी और सुनसान रात में एक दूसरे की तीव्र शारीरिक गर्मी और सांसों के साए में हमें कब एक गहरी और सुकून भरी आंख लग गई, इसका हमें पता ही नहीं चला। जब सुबह की पहली सुनहरी किरण खिड़की के शीशे से छनकर सीधे हमारे चेहरों पर पड़ी तो मेरी आंखें धीरे से खुलीं। मैंने देखा कि रिजवान जी मुझसे पहले से ही जागे हुए थे और बड़े प्यार से सीधे मेरी आंखों में देख रहे थे। जैसे ही सुबह के उजाले में हमारी नजरें एक दूसरे से मिलीं, रिजवान जी के होठों पर एक गहरी, शरारती और सब कुछ बयां कर देने वाली राजदार मुस्कान तैर गई। उस एक छोटी सी मुस्कान में रात के सारे अनकहे राज, वो छुपे हुए स्पर्श और आने वाले कल की एक बेहद खूबसूरत मगर अनकही दास्तान पूरी तरह छिपी हुई थी। मैंने भी शर्माकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना पूरा चेहरा उनके चौड़े सीने में